So once again, let's continue. तो कहाँ थे हम लोग थे factor which on which the resistance of a conductor depends. तो जरा सा एक कॉमन सेंस लगाई कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस आ कैसे रहा है? तो रेजिस्टेंस जब आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई मेटल जब रेजिस्टेंस या अवरोध टाइप या बैरियर प्रोवाइड करता है तो वही रेजिस्टेंस कहलाता है। और उसके लिए जरा खुद आप सोचिए कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो उनको बैरियर प्रोवाइड कर सकता है। बैरियर प्रोवाइड कर सकने का मतलब ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स मैनिपुलेट कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे एक कॉमन आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दिया है, तो क्या बताओ एक्टिविटी में क्यों समय बर्बाद किया जाए। अब देखते हैं, वो आपका काम है, आप करिए। स्कूल में हम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट लेट्स गो टू द अंडरस्टैंडिंग। इट इज ऑब्जर्व दैट जब ये आप एक्टिविटी करेंगे तो आप ये देखेंगे दैट a meter reading decreases one half when the length of wire is doubled. Length of wire is doubled. You see कि एक पाइप लीजिए, मेटल कंडक्टर ही मानिए लेकिन पाइप लीजिए और इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब फ्लो कर रहे हैं, ये वायर है ग्रीन कलर का, तो जब फ्लो कर रहे हैं इसमें एक और वायर आप जोड़ देंगे ब्लू कलर का, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इनका पाथ तो बढ़ गया ना, इनका पाथ बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कंसीडरेबली नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी ज़्यादा है और विड्थ की प्रोपोर्शनैलिटी कम है, ठीक है ना। तो एक कॉमन टाइम फ्रेम में एरिया बहुत तेज नहीं बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली उतने तेज, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कंपैरेटिवली उतने तेज नहीं बढ़ रहे हैं जितने जितनी तेजी से लेंथ बढ़ जा रही है, पाइप की लंबाई बढ़ जा रही है, ठीक है ना। अब इस वजह से यहाँ अवरोध उत्पन्न होगा और बढ़ क्या रहा है, अगर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं साथ में अदर मेटल के एटम्स तो बढ़ रहे हैं ना बहुत तेजी से, और रेजिस्टेंस क्या काज करते हैं, वो मेटल के एटम्स ही इनको अट्रैक्ट करके रखते हैं, जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, और वो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं। तो एट लास्ट हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर तो कुछ संख्या में बढ़े ही हैं, लेकिन उनसे काफी तेजी में ये बढ़े हैं, लाइक मेटल एटम्स बढ़े हैं, ठीक है ना, पतली लेंथ बढ़ाने पे, ठीक है। एंड द ammeter reading increased when a thicker wire of the same material of the same length is used. तो फ्लो का डायरेक्शन ये है। अब मैंने कह दिया ये बाउंड्री हटा के मैंने इतना बड़ा वो ले लिया, तो यहाँ फ्लो के लिए एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, इधर से अब ज्यादा पाइप कंसीडर कर रहे हैं तो पानी फ्लो कर सकते हैं। और मेटल इस क्रॉस सरफेस एरिया में देखेंगे तो ये मेटल एटम कम बढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत इंक्रीज हो जाता है करंट। A change in ammeter reading is observed when a wire of a different material of the same length and same area of cross section is used. कहने का मतलब ये है कि अभी तो एक वायर की बात हो रही थी, लेकिन अलग अलग वायर्स या अलग अलग मटेरियल्स के वायर्स और वो शीट्स लेके इन पे काम किया गया, अलग अलग मोटाई का यूज किया गया। On applying Ohm's law, we observed that
The resistance of a conductor depends one on its length and its area of क्रॉस सेक्शन. आप समझिएगा ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्यों मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसी तरह से आएगा गोल में. सामने सामने से ये गोल दिखेगा और यही सिलेंडर है यही वायर है. ठीक है ना. तो एक यूनिट समय में इलेक्ट्रॉन अगर जो बढ़ेगा जिस तरह से बढ़ा सकते हैं तो आपका करंट बढ़ जाएगा. अगर जो घट रहा है तो घट जाएगा. ठीक है. ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल टू. तो किस मटेरियल का आप ले रहे हैं. आयरन ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं या फिर कहीं आप कार्बन रॉड ही ले रहे हैं. ठीक है ना. So it depends on these kind of things. Precise measurements have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length. मतलब कि रेजिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो डायरेक्ट होता है. और आपने देखा जैसे एरिया बढ़ाया गया करंट जैसे एरिया बढ़ाया गया सॉरी हाँ जैसे एरिया बढ़ाया गया रेजिस्टेंस कम हो गया. तो एरिया इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस कम हो गया. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगा. ठीक है ना. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया था. अब इस इक्वेशन को कंबाइन कर दिया गया तो वी कैन राइट लाइक दिस. एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इट्स अ कॉमन थिंग. तो एक आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है. अब ये क्या है. Rho is a constant of proportionality, but it is called at electrical resistivity of a material. आप ध्यान रखिएगा उस मटेरियल का मतलब कि ये भी रो जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है. इन सभी के लिए अलग होगा. लाइक रो 1 रो 2 रो 3 सॉरी मैं सिग्मा बना दिया. रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5 अलग अलग मटेरियल के लिए इनके अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी. ठीक है ना. द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है ना. ओम मीटर कैसे आप देखिए. लेंथ किस में मापते हैं मीटर में. एरिया किस में मापते हैं मीटर स्क्वायर में. ठीक है ना. निपट गए. एक ही हमें यहाँ बचा रो का वो निकालना है. ओम इसका ओम होता है. लाइए ओमेगा is equals to 1 divided by meter and rho is here. So rho किस में मापा जाएगा ओमेगा मीटर में. That is the unit of the resistivity. Its characteristic property of the material. ये एक पर्टिकुलर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है. ये उसका कांस्टेंट होता है. इससे फायदा क्या हुआ. आखिर इससे फायदा क्या हुआ कि अगर हम किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी जान रहे हैं ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जान गए तो हम ये जान लेंगे कि अगर जो ये पर्टिकुलर लेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा कितना हो जाएगा. मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहाँ दिखाता हूँ. इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा. मान लीजिए जो वायर ऊपर लिया गया था उसको डबल किया गया था. उसकी रेजिस्टिविटी उस मेटल मान लीजिए कॉपर वायर था वो. ठीक है. ये लंबा वायर था एल लेंथ. आपको एक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है और आपको अपने घर से करीब 10 मीटर दूरी पे जो कि 10 मीटर दूरी पर घर वहाँ पे कहीं ले जाना है. लेकिन पता चला आपका रेजिस्टेंस एक वहाँ पे रेजिस्टेंस पता करना है. आपको पता करना है रेजिस्टिविटी आप जानते हैं कि 2 है उस मटेरियल की पर्टिकुलर मटेरियल. लेकिन कहते हैं यार नहीं 10 मीटर है हमें एक स्पेशल वो लेना पड़ेगा. मान लो तार वायर टूटे तो 20 मीटर हम ले लेते हैं. 20 मीटर वायर ले. आपने तो मजे ले लिया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ये 2 रेजिस्टिविटी मटेरियल का जो वो है आप देखिए क्या गुल खिलाता है. ठीक है. तो जो रेजिस्टेंस था वो आपका L1 1 था 10 मीटर था. अब L2 20 मीटर हो चुका है.
और एरिया मान लीजिए वो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही रखा, कि मतलब हम जाएंगे, जाओ यार 5 mm वाला तार लेके आओ, तो 5 mm वाला आपने तार लेके आए तो 5 mm एरिया तो चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे दो उसकी रेजिस्टिविटी है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज 10 into 2 एंड सेकेंड टाइम इट वाज 20 into 2, दैट इज 40 and 20 ईयर। पता चला कि आपका रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ चुका है उस वायर में। अब 2 गुना वायर में रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो आप V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, क्योंकि वहां तो करंट पहुंचाना है ना। करंट आपका जो पहुंच रहा था वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। पहले केस में अगर समझ लीजिए यह रेजिस्टेंस क्या था, 20 था। हाँ, यह रेजिस्टेंस 20 था, ठीक है। I इज इक्वल्स टू वोल्टेज आप घर पे क्या आता है 240 वोल्ट मान लीजिए, R वाज 20, तो 12 240 वोल्ट आप भेज रहे हैं, और वहां पे पहुंच रहा है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की बैटरी के बराबर, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यही चीज है कि V इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 40 आया था ना सेकंड टाइम में, तो ये 40 हो गया। अब क्या हो गया, 6 हो गया, 6 वोल्ट पहुंच रहा है। मतलब कि देख लीजिए वहां 12 वोल्ट का बल्ब तो जल सकता था आप जहां लाइट ले जा रहे हैं पहले केस में, लेकिन जो आपने कहा कि नहीं हम वही मटेरियल का 20 मीटर का तार ले लेंगे, वहां पे वोल्टेज गिर के 6 वोल्ट हो गया, कुछ नहीं चलेगा वहां पे। अब इसके लिए आपको अपने 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 वोल्टेज को लगभग 20 गुना हाई करना पड़ेगा। सोचिए 20 गुना हाई कहाँ होता है, मे भी ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लेके आना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के दूसरी तरफ, क्योंकि आपके आपके घर में तो बिजली 240 वोल्ट पे है। और ये सभी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिससे हमको बनाना पड़ता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिससे हम टीवी और वो सारी चीजें चलाते हैं। और इसीलिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट लगा होता है हर समय, उस सर्किट को मेंटेन करता है कहाँ पे कितना वोल्टेज जाएगा, किस कंपोनेंट को कितना वोल्टेज मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आज के समय में जानना। अब कंपैरिजन कर रहा है, द मेटल एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। ये दो रेजिस्टिविटी, एक हाइपोथेटिकल रेजिस्टिविटी थी, क्योंकि ये इंसुलेटर में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली इंसुलेटर में। अब इसका रेंज देखिए, रेजिस्टिविटी का रेंज जो होता है 10⁻⁻8 होता है, ठीक है ना, टू 10⁻⁻6। ऑल्दो दिस फैक्टर वर्क्स, बट कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक बड़ा एम्पलीफाइड एग्जांपल दिखाया गया जिससे आप वाकई समझ सकें इस प्रॉब्लम को क्या चल रहा है। लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता मेटल्स के मामले में, क्योंकि ये बहुत कम होता है, लाइक 1 लाख गुना कम है, ठीक है ना। अगर जो ये एक था तो 1 लाख गुना कम है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये कम है तो ये गुड कंडक्टर है। लेकिन देखिए दो जो है वो भी हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि insulators like rubber and glass have resistivity of order of 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter। मतलब कि जो ये दो हमने अज्यूम किया था इससे बहुत ज्यादा गुना कम तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा गुना बड़ा बड़ा इंसुलेटर भी पड़े। आप देखते होंगे वायर्स के बीच में वो सिरेमिक प्लेट्स लगाई जाती हैं जब हाई वोल्टेज वो था, तो वही सारी चीजें। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वैरी विद टेम्परेचर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वैरी विद टेम्परेचर। अब अचानक से तो एनसीईआरटी ने बता दिया, आप याद करेंगे, टीचर आपको याद करेंगे, बट व्हाई वैरी विद टेम्परेचर? कॉमन सेंस मैंने दिया था स्टार्टिंग में कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में हेल्प करेगा, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो आपस में क्रैश होगा, क्योंकि एरिया उतना ज्यादा उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ने लगेंगे और रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। The table 11.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent metal। कुछ
प्रैक्टिकल में ये बताया गया कि कॉमन अगर जो एक पर्टिकुलर गोल्ड या एजी या कॉपर को इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इनके एलॉय से कम होती है, ठीक है ना, यही बोल रहा है ना, रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली हायर, मतलब कि एलॉय का हायर होता है, इनका कम होता है, यही मैं बोला, that of its constituent metal. Alloy do not oxidize or burn readily at high temperature. लेकिन alloy का क्या फायदा है कि alloy जल्दी burn नहीं होते, जल्दी fuse नहीं होते. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like nichrome. आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है उसमें क्या टंगस्टन, आयरन और मैग्नीज वगैरह मिला के बनाए हैं, ठीक है, like electric iron, toasters. Tungsten is used almost exclusively for filament of the electrical bulb, where copper and aluminium are generally used for electrical transmission line. लेकिन जब ट्रांसमिशन की बात आती है जहाँ हीट नहीं जनरेट होता है वहाँ पे आप कॉपर एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कभी भी रेजिस्टिविटी बता रहे हैं तो साथ में टेम्परेचर भी बता रहा है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, आगे भी ध्यान रखिएगा, इतना वो नहीं है। तो सिल्वर का ये है, कॉपर का ये है, सिल्वर देखिए यही कॉपर और यही निकल मिला दिया गया तो कांस्टेंट बना और ये कहाँ पहुंच गया 46 cos 10 to the power -6, इससे लगभग निकल कॉपर का -8 है और निकल का -8 है और इस दोनों को मिला के इन दोनों से लगभग 100 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया इसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो जैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और वैसे ही उसमें उस कंडक्टर के थ्रू आउट वोल्टेज कम हो जाएगा। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट समझा दो कि ये हीट की बात क्यों कर रहे थे, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है और उसको वो रोक रहा है, रोकने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी का होगा क्या, यही काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है और इसीलिए तार गर्म हो जाते हैं, वायर गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। और इसी हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फर्दर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और दैट विल कैस्केड द प्रोसेस एंड एट लास्ट बल्ब कभी कभार आप जब कभी किसी मेटल वायर को वो टर्मिनल से डायरेक्टली जोड़ते हैं तो एवरी मेटल हैज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और तुरंत इंक्रीज होता है और जल जाता है तुरंत हीट से जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है। इसी का उपयोग हम फ्यूज में भी करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं फिर चैप्टर खत्म। वाओ, एग्जांपल, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, देखिए आपके घर में इतना आ रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज दिस मच, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from this source if resistance of the heater is of the coil is this much, ओके। तो कह रहा है कि सोर्स तो हमारे पास 220 वोल्ट का ही है, ठीक है ना, करंट कितना हो जाएगा इन दिस केस, फर्स्ट केस I is equals to V is equals to IR, V by R हो जाएगा, कितना करंट आ गया इसमें 0.8 एम्पियर, 1.8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। दूसरे केस में यही हो जाएगा कि जब आप हीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें करंट देखिए कितना फ्लो हो रहा है और इसीलिए उन सब हीटर्स के लिए आपको स्पेशली, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना, मैंने कहा ज़्यादा करंट फ्लो करने का मतलब ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस आने से ज़्यादा हीट भी पैदा होगी और वही हीट आपको हीटर में आग सेकने के काम आती है और गर्म करने के काम आती है, ठीक है ना। बशर्ते आप उस ये कॉमन मेटल्स उस हीटिंग को सह नहीं पाएंगे, इसीलिए वहां पे अलॉय यूज किया जाता है। अलॉय यूज करने से फिर फर्दर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया एंड दैट विल कॉज मोर हीटिंग
and that needs more charge to be drawn, और इसीलिए वहाँ पे हीटिंग बहुत तेज होती है, तो सॉकेट वगैरह हमको मजबूत सॉकेट लगवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। नोट द डिफरेंस ऑफ द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम सोर्स। आप देखिए यहाँ ऑलरेडी इतना रेजिस्टेंस है, फिर भी करंट इस तरह से ड्रॉ हुआ है, कम करंट फ्लो किया है। भाई जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। The potential difference between the terminals of the electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere। क्या दे दिया? Potential difference V is equals to 60 volt दे दिया। 60 volt का इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर, बहुत तगड़ा हीटर है भाई। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ if potential difference is increased to 120 volt। so V1 इसे मान लीजिए, I1 इसे मान लीजिए, V2 कह रहा है कि हम बदल के 120 कर देंगे, ठीक है ना। तो पूछ रहा है I2 क्या होगा, चलिए निकालते हैं। We know that V is equals to IR। Here V1 is equals to I1R just because we are using same electric heater and resistance will not change, क्योंकि सारे मटेरियल सेम है, कंडीशन सेम होगी। So in V2 condition will be I2R। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए आराम से। रेजिस्टेंस चूंकि सेम है तो ये कट जाएगा, V1 V2 तो नहीं कटेंगे भाई। So V1 is like 60 volt, V2 is like 120 volt, I1 is 4 ampere, and we need to find out I2। So I2 will be 4 into 120 divided by 60। ये तो काउंट कर लेंगे ना, 8 ampere, ठीक है ना, ये फाइंड आउट कर लेंगे। Resistance of a metal wire of length 1 meter is this ohm at 20 degree if the diameter of the wire is changed। जरा सा टिपिकल क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ चेंज हुआ है कह रहा है, ठीक है ना। डायमीटर चेंज होगा तो एक उसका एरिया चेंज होगा, ठीक है ना। 1 मीटर वायर है लेकिन अब उसे मोटा कर दिया गया, कहने की अरे यार सॉरी, ये बड़ा वाला हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और होगा भाई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ है, A1 दिस इज A2। तो अब आप लगाइएगा, ये देखिए कितना प्यारा सा फार्मूला बताया गया था, R इज इक्वल्स टू रो L बाई के, ठीक है ना। और लेंथ दोनों में सेम रहेगा क्योंकि बोला गया है 1 मीटर, तो L1 इज इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। A1 विल नॉट बी इक्वल्स टू A2, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे और निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन करके बताइएगा, अगर जो आप मेल कर सकते हैं तो ईमेल आईडी पिछले वीडियो में दिया है। अगर इफ यू गाइस आर consistently following, then yeah, you will be okay। Once again I can share your email ID। The Explorer team gmail.com। Okay, a wire of given material having length L and area of cross section A, the resistance is this much। what would be the resistance of another wire of the same material नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे लेंथ चेंज हुआ, तो एक जगह वोल्टेज चेंज हुआ है, एक जगह करंट चेंज हुआ है, एक जगह एरिया चेंज हुआ है, एक जगह लेंथ चेंज हुआ है। चारों तरह के एग्जांपल आपको दे दिए गए हैं। एट लास्ट अच्छा आई थिंक है, अभी चैप्टर है, ये बीच में क्वेश्चन दिया।
Let's discuss quickly that we completed all these questions. On what factor does the resistance of the conductor depends, right? We discussed it. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source, and why? We discussed it. Let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component increases to half of its former value. Let the resistance of electrical component remains constant. Resistance is constant while the potential difference across the two, yeah, what change will occur current through it, yeah, आप चेक कर सकते हैं. इक्वेशन है आपके पास, V is equals to IR and other ones. Why are coils of electrical toaster and electrical iron made up of alloy rather than pure metal? मैंने 2 बार इसे समझाया. हीटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं और प्योर मेटल का भी इस्तेमाल करेंगे. यूज डेटा टेबल 11.12 विच, इसकी तो बताने की जरूरत नहीं है. मरकरी इज बेटर कंडक्टर विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर. कौन बेटर कंडक्टर है इसको बताइएगा और इसे साबित करिएगा. ऐसा नहीं कि ये है देख के बता दिया. विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, ठीक है ना. सो गो फॉर इट, डू इट, कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग अहेड. आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. मतलब कि यहाँ कई रेजिस्टर्स एक साथ मिलेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ दे बिहेव टू ईच अदर. लाइक यू कैन सी सीरीज एंड पैरेलल थिंग्स. ठीक है, सो कीप इट. मिलते हैं